Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So today in this class we will discuss some questions which was asked on 24th of August. ठीक है, Prevention of Cyber Crime and Fraud Management exam was held on 24th of August. So this is set 3 and where we will discuss some questions which was asked on that day. So although the question was asked in an MCQ format, so we will discuss here not in MCQ format, just as a question answer. Okay, so let's start. So before starting this class, if you are looking for IBF certification exam, then there is one stop solution, that is Geeky Bankers app. Okay, so download Geeky Bankers app and here you will get chapter wise lecture videos, MCQs, and MCQs are different types of MCQs like chapter wise MCQs, previous year question MCQs, important question MCQs. Okay, and if you have any kind of suggestion or request, then you can just drop a message over here. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. ठीक है ना. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड ऑथेंटिकेशन फैक्टर. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन तो लिखा नहीं है. ठीक है, कि इसमें से कौन सा है. देखिए पहले है क्या कि रिकॉग्नाइज्ड ऑथेंटिकेशन फैक्टर है क्या, तो तीन चीजें हैं. सब पहला है समथिंग यू नो. ठीक है, नेक्स्ट है समथिंग यू हैव एंड समथिंग यू आर. ठीक है, समथिंग यू नो मीन्स व्हाट. आपका पासवर्ड हो गया, आपका पिन हो गया. समथिंग यू हैव मतलब समथिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट काइंड ऑफ समथिंग, लाइक आपका कार्ड हो गया, टोकन हो गया आपके. समथिंग यू आर मतलब बायोमेट्रिक रिलेटेड थिंग्स लाइक रेटिना, आइरिस, नहीं आइरिस नहीं होगा, रेटिना स्कैन और फिंगरप्रिंट. हम लोग बोल सकते हैं फिंगरप्रिंट. आइरिस तो एक कंपनी है, आइरिस नहीं, आइरिस तो आइरिस नहीं होगा, रेटिना और फिंगरप्रिंट्स. तो ये तीन फैक्टर होते हैं. ठीक है ना. समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, समथिंग यू आर. समथिंग यू नो पासवर्ड, समथिंग यू हैव कार्ड टोकन, समथिंग यू आर जो आपके पास ऐसे ही है बायोमेट्रिक्स लाइक फिंगरप्रिंट एंड रेटिना स्कैन. ठीक है, तो व्हाट यू सी ऑप्शन इसमें था. ये तीन ऑप्शन भी थे और एक व्हाट यू सी था. व्हाट यू सी गलत है. जो हम देखते हैं ना वो कोई ऑथेंटिकेशन फैक्टर नहीं है. ठीक है, तो ये आंसर समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, द टर्म डिस्क्राइब हैकिंग इनटू टेलीकॉम सेक्टर सिस्टम्स फॉर फ्रॉड. देखिए जो भी कुछ, ठीक है, जैसे हम जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, ठीक है, उसमें हैक करना या टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में, ठीक है, फ्रॉडुलेंटली इन करना. ठीक है, फ्री फोन कॉल्स के लिए या फिर आपका फ्रॉडुलेंट मोटिव कुछ और है, तो ये जो टर्म है ये टर्म होता है फ्रिकिंग. तो फ्रिकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क टू मेक फ्री कॉल्स और कमिट फ्रॉड. ठीक है, तो हैकिंग इनटू टेलीकॉम सिस्टम, बस इतना याद रखिए. Hacking into telecom system, this is known as freaking. Next, which hacker type test and fixes vulnerability before software launch. तो सॉफ्टवेयर लॉन्च से पहले जो ये करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्लू हैट हैकर. ठीक है, तो ब्लू हैट हैकर्स आर हायर्ड बाय कंपनीज टू टेस्ट सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी बिफोर पब्लिक रिलीज. ठीक है, तो ब्लू हैट हैकर्स आर cyber security professionals who test systems for vulnerabilities before they are released to the public. ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लू हैट हैकर्स. ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं. What does the IT Act state about hacking into computer resources?
व्हाट डज द आईटी एक्ट स्टेट अबाउट हैकिंग इनटू कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो आईटी एक्ट जो है वो जब कंप्यूटर रिसोर्सेज को आप हैक करते हो तो उसके बारे में क्या बोलता है भाई, पनिश करेगा ना। तो इट इज़ एन इलीगल एक्टिविटी क्लियरली डिफाइंड एंड पनिशेबल अंडर द आईटी एक्ट। यानी हैकिंग इनटू कंप्यूटर रिसोर्सेज है तो हैज बीन डिक्लेयर्ड एन इलीगल एक्टिविटी क्लियरली डिफाइंड एंड पनिशेबल अंडर द आईटी एक्ट। ठीक है, द आईटी एक्ट डिफाइंस हैकिंग एज एन इलीगल एक्टिविटी पनिशेबल बाय लॉ। नेक्स्ट, what is the most effective method to permanently erase data from a magnetic disk। तो इसके लिए एक टर्म होता है, ओके ये ना गलत हो गया, ठीक है, ये वाला आंसर यहाँ आना चाहिए था, है ना, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। देखिए परमानेंटली इरेज जो हम लोग करते हैं ना डेटा को, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिगॉसिंग। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिगॉसिंग। ठीक है, तो परमानेंटली मैग्नेटिक डिस्क से जो परमानेंटली डेटा इरेज करते हैं तो दैट टर्म इज डीगॉसिंग। डिगॉसिंग, तो डिगॉसिंग इरेजेस डेटा बाय एलिमिनेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट, What term describe fraudster sending SMS to steal information। तो इस इंफॉर्मेशन स्टील करने के लिए जो SMS भेजा जाता है तो दैट इज नोन एज विशिंग। ठीक है, तो विशिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग SMS और वॉइस कॉल्स टू फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन प्राइवेट इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये इधर चला गया। इज ब्लू व्हेल चैलेंजेस इज क्लासिफाइड एज एन एडवांस्ड मालवेयर अटैक इन बैंकिंग, यस और नो। तो देखिए ब्लू व्हेल चैलेंज जो था ना ये मालवेयर अटैक नहीं है, सबसे पहले आंसर है नो। लेकिन ब्लू व्हेल चैलेंजेस जो है वो क्या था, ठीक है, तो ब्लू व्हेल चैलेंजेस क्या था, इज एन इनफेमस एंड कंट्रोवर्शियल ऑनलाइन गेम दैट illegally involved a series of dangerous tasks culminating in self-harm or even suicide. While its existence as an organized challenge has been debated, reports emerged globally in the mid-2010 claiming it was responsible for multiple suicide, especially among teenagers। इसमें क्या होता था ना कि ऑनलाइन गेम में उनको टास्क दिया जाता था और वो टास्क ऑफलाइन होता था कि ये करना है, एक डेयर टाइप का। ठीक है, और वो टास्क फिर चैलेंज करके वो टास्क पूरा करते थे और फिर वो गेम में आगे बढ़ते जाते थे। तो इसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे मतलब जो टीनेजर जनरली थे इसमें इन्वॉल्व, तो उनको सुसाइड भी करना पड़ा। तो दैट वाज ब्लू व्हेल चैलेंज गेम, ऑनलाइन गेम। तो दिस हैज नॉट बीन कैटेगराइज्ड एज अ मैलवेयर अटैक। नेक्स्ट क्या है, What are the penalties under IT Act 2008 for fraudulent acts in section 43। देखिए सेक्शन 43 में जो है, ठीक है, क्या पेनल्टीज है, तो सबसे पहले इम्प्रिजनमेंट है क्या, तो अप टू 5 years, और इम्प्रिजनमेंट फाइन है अप टू 2 lakhs, और कंपनसेशन है 1 crore तक का। ठीक है, कंपनसेशन है अप टू 1 crore। ठीक है, अब है क्या, Section 43 outlines the penalties for fraudulent act like unauthorized access to computer system, downloading data without permission, introducing computer viruses, causing damage to a computer network or disrupting its functionality, essentially covering any malicious activity done on a computer system without the owner consent। तो 43 में जो है वो इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था किस किस एक्ट को, तो सबसे पहला है कि डाउनलोडिंग डेटा विदाउट परमिशन, किसी का सिस्टम आप अनऑथोराइज्ड मतलब आप ऑथोराइज नहीं है फिर भी एक्सेस कर लेते हैं। यदि आप यू आर इंट्रोड्यूसिंग कंप्यूटर वायरसेस, causing damage to a computer network or disrupting its functionality, तो these all has been covered under section 43। ठीक है, और what are the penalties, तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 year, फाइन अप टू 2 lakhs एंड कंपनसेशन अप टू 1 crore। डेटा लॉस के कारण जो है वो 1 crore। यदि यही चीज़ आप डीपीडीपी एक्ट में देखेंगे पढ़ोगे तो 250 crore रुपया है डेटा के लिए। ठीक है ना, कोई डेटा फ्यूडिशियरी जो है, फ्यूडिशियरी मतलब
जो कस्टोडियन ऑफ डेटा है, जैसे मान लीजिए बैंक है, अब वहाँ से यदि किसी का पर्सनल डेटा कंप्रोमाइज होता है ना, तो ए फाइन अप टू 250 कैन बी इम्पोज्ड ओवर बैंक, 250 करोड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ इज द जीएसटी मॉडल इन इंडिया बेस्ट डिस्क्राइब। ठीक है, तो इंडिया में जो जीएसटी है उसका क्या है, ड्यूअल स्ट्रक्चर है विद सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो इंडिया जीएसटी मॉडल हैज ए ड्यूअल स्ट्रक्चर विद सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। एक इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था, ओरिजिनल क्वेश्चन आया हुआ था, वो ऐसा था कि विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द जीएसटी मॉडल इन इंडिया। ठीक है, इसमें तो इसमें बहुत ऑप्शंस में था कि जीएसटी इन इंडिया इज अ सिंपल एंड यूनिफाइड टैक्स मॉडल विथ वन टैक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, द इंडियन जीएसटी मॉडल इज बेस्ड ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर लाइक इन द यूएसए। ठीक है, ये सब था, और इसका जो हमारा आंसर था, तो जीएसटी इन इंडिया हैज ए ड्यूअल स्ट्रक्चर विथ सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी एंड एन इंटीग्रेटेड जीएसटी फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, which malicious software activates during system boot to perform harmful action। तो ये होता है रूट किट, कि स्टार्टिंग पे जो एक्टिवेट हो तो दैट इज रूट किट। ठीक है, वो क्या है, रूट किट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है कि व्हाट डिफाइंस अ व्हाइट हैट हैकर। ठीक है, व्हाइट हैट हैकर को इसमें से जो है वो क्या डिफाइन करता है। ठीक है, देखिए, हैकिंग विद द ऑनर्स परमिशन टू असेस वल्नरेबिलिटीज। तो इसमें क्या है कि ऑनर के परमिशन से वो जो है वो हैकिंग कर रहा है, तो दैट इज व्हाइट हैट हैकर। हैकिंग विद द ऑनर्स परमिशन। एक ब्लू हैट हैकर पढ़ा था हमने कि जब भी रिलीज करने से पहले उनको हायर किया जाता है वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो व्हाइट हैट हैकर्स आर एथिकल हैकर टेस्टिंग सिस्टम सिक्योरिटी विद परमिशन। नेक्स्ट क्या है, व्हाट टर्म डिस्क्राइब ऑथोराइज्ड हैकिंग बाय आईटी फर्म्स टू टेस्ट प्रोडक्ट सिक्योरिटी। तो वो होता है, हम बोलते हैं इसको एथिकल हैकिंग। तो एथिकल हैकिंग इज लीगली टेस्टिंग सिस्टम सिक्योरिटी विद ऑथराइजेशन। तो एथिकल हैकिंग मतलब कि विद परमिशन जो है वो हैकिंग किया जा रहा है, विद ऑनर्स परमिशन। जो भी सिस्टम के ऑनर है, ठीक है, वो जो है वो क्या करते हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, Which legal case involved multinational companies and tax liability after share transfer outside India? ये हिस्टोरिकल जजमेंट था। ये देखिए क्या हुआ था ना, ये वाला वोडाफोन केस वाला जो था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन क्या एग्जैक्टली आया था वो मैं बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन आया था कि विच लीगल केस इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ मल्टीनेशनल कंपनीज एंड देयर टैक्स लाइबिलिटीज फॉलोइंग शेयर ट्रांसफर आउटसाइड इंडिया। तो ये वोडाफोन के साथ हुआ था। देखिए क्या हुआ था कि वोडाफोन जो है, ठीक है ना, अ कंपनी फ्रॉम द नीदरलैंड बॉट अ बिग स्टेक इन एन इंडियन टेलीकॉम कंपनी परचेजिंग शेयर्स फ्रॉम अ कंपनी बेस्ड इन द केमन आइलैंड। इवन दो द डील हैपेंड आउटसाइड इंडिया इट इन्वॉल्व्स इंडियन एस्टेट। इतना हुआ क्या कि मान लीजिए कि कोई इंडियन कंपनी है, ठीक है, ठीक है, देखिए मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी है, उसका शेयर मान लीजिए किसी फॉरेन कंपनी में है, फॉरेन कंपनी का भी उसमें इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए तीसरा कंपनी है, वो भी फॉरेन कंपनी है, वो क्या करता है कि दूसरे से वो स्टेक खरीद ले, दूसरे फॉरेन कंपनी से वो स्टेक खरीद ले, बाहर खरीद ले। तो अब क्या है कि कैपिटल गेन तो हो रहा है, और ये कंपनी जो है वो इंडियन रजिस्टर्ड है, जिसका शेयर जो है वो ट्रांसफर हो रहा है एक फॉरेन कंपनी से दूसरे फॉरेन कंपनी में, मान लीजिए शेयर ट्रांसफर हो रहा है। तो इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ क्या कह रहे थे कि ये जो है वो कैपिटल गेन चूंकि इंडिया में है, ठीक है, तो इसीलिए उनको यहाँ पे टैक्स भरना चाहिए। तो वोडाफोन वाला वही ये केस जो है, ये वोडाफोन हम लोग जो बोलते हैं वोडाफोन केस, तो इसमें हुआ था। लास्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दिया था, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ये आया था विद वोडाफोन सेइंग द इंडियन टैक्स लॉज डिडंट अप्लाई टू दिस टाइप ऑफ डील एट द टाइम। तो वोडाफोन जीत गया था वो केस, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो यहाँ पे जो टैक्स अथॉरिटीज़ है उन्होंने मतलब फिर से ऐसा एक रूल बनाया, और जिसमें ये किया गया कि ऐसे केसेस में रेट्रोस्पेक्टिवली जो है वो
रेट उसका जो है वो पैसा लिया जाएगा। मतलब ऐसा कोई डील हुआ है जिसमें कैपिटल गेन है, लेकिन मान लीजिए यदि वो डील इंडिया से बाहर भी हुआ है तो उसमें जो है उनको टैक्स पे करना होगा। ठीक है, तो रेट्रोएक्टिवली जो है टू इंश्योर सच ट्रांजेक्शन कुड बी टैक्स्ड इन द फ्यूचर। ठीक है, तो ये था कि टैक्स लाइबिलिटीज से रिलेटेड जो केस था वो वोडाफोन केस था। तो आंसर 4 थे उसमें, एयरसेल कुछ था, टाटा जगुआर, वोडाफोन, टीसीएस करके कुछ था, तो ये वोडाफोन हमारा केस आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट, लिस्ट सिक्योर मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन जो है वो क्या है, देखिए। तो पासवर्ड को माना जाता है लिस्ट सिक्योर मतलब ऑथेंटिकेशन टेक्निक। क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि देखिए, पासवर्ड ब्रेक करने के लिए तो आजकल बहुत सारा टूल आता है, ठीक है ना। तो इसमें सिक्योर किसे माना जाता है, तो आपका सिक्योर हो गया जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो डिजिटल सिग्नेचर जैसे आप यूज़ करते हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये सब ज़्यादा सिक्योर माना जाता है। ऑथेंटिकेशन के केस में पासवर्ड को जो है वो लिस्ट सिक्योर माना जाता है, ठीक है। व्हाट इज स्विफ्ट रोल इन द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में स्विफ्ट का जो है वो क्या रोल है, ठीक है। देखिए, ग्लोबल बॉडी हैंडलिंग सिक्योर कम्युनिकेशन विदाउट मैनेजिंग फंड्स। आप देखेंगे तो स्विफ्ट क्या है, तो एक ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम है। तो इसका यदि आप फुल फॉर्म देखोगे तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है ना, SWIFT। तो ये होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये हो गया सोसाइटी, ये हो गया वर्ल्ड वाइड, ये हो गया इंटरबैंक, ये हो गया फाइनेंशियल, ये हो गया टेलीकम्युनिकेशन। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड बैंक इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इज अ ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स। एक कंपनी से, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन जो है इसमें ये हेल्प करता है। तो ये एक मैसेजिंग सिस्टम है, ये मैसेज को मूव करता है, मनी को मूव नहीं करता है, ठीक है। तो ग्लोबल बॉडी हैंडलिंग सिक्योर कम्युनिकेशन विदाउट मैनेजिंग फंड्स, तो ये क्या है, एक मैसेजिंग फंड्स, मैसेजिंग हमारा जो है वो नेटवर्क है, ठीक है। ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम है दैट फैसिलिटेट्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डू बैंक प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट कस्टमर लॉसेज ड्यू टू साइबर क्राइम इन इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी चैनल। तो यस, ट्रू, ओनली पार्शली। RBI मैंडेट इंश्योरेंस बट बैंक्स आर येट टू फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। देखिए, ऐसे क्या है कि साइबर क्राइम के केस में आजकल आप देख रहे हैं ना कि 1930 वाला जो नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हो कभी भी, रात में 2 बजे भी, 1 बजे भी, 12 बजे भी कर सकते हो। साथ ही साथ जो पोर्टल है, ठीक है, जो हमारा पोर्टल है इसका एक पोर्टल भी है, ठीक है। तो आप वहाँ पर भी जो है अपना कंप्लेन जो है वो लॉग इन कर सकते हैं। साइबर पुलिस पोर्टल करके कुछ है, ठीक है, साइबर क्राइम पोर्टल, या एक और है NCRP, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। तो आप कहीं भी जाकर के अपना कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। और हर बैंक को ये इंस्ट्रक्शन है कि इसके लिए 1930 पर जो भी प्रॉब्लम आता है ना, तो उसके लिए वो जो है वहाँ पे 24/7 जो है वो एम्प्लॉय बैठे रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। कभी भी आएगा तो मान लीजिए 2 चीज़ होता है, या तो मान लीजिए ब्लॉक करना होगा फंड को, या फिर जानकारी मांगेंगे वो, तो दोनों आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। RBI मैंडेट्स बैंक्स टू प्रोटेक्ट कस्टमर बट फुल इम्प्लीमेंट इज पेंडिंग। बट आजकल जो है ये हो चुका है लगभग, ठीक है ना, पूरा हो चुका है। सारे बैंक आजकल जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, तो वो सारा साइबर इंश्योरेंस जो है वो लेते हैं, अवेल करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिड द दिल्ली हाई कोर्ट डिसाइड इन द SMC न्यूमेटिक्स वर्सेज जोगेश क्वात्रा केस अबाउट साइबर डिफेमेशन। देखिए, साइबर डिफेमेशन में क्या हुआ था कि ये जोगेश क्वात्रा जो है, इन्होंने इस कंपनी के बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया कहीं पे। तो कंपनी ने ये कहा कि भाई तुम जो ये उल्टा सीधा सोशल मीडिया पे या कहीं लिख रहे हो ना, तो उससे मेरा रेपुटेशन खराब होगा, ठीक है। क्या था, एक बार देख लीजिए। SMC न्यूमेटिक्स, ए कंपनी filed a lawsuit against Jogesh Quatra, an individual, for publishing defamatory statements about the company on social media platform, including Facebook. The defamatory posts made by Quatra were seen as harmful to the company's reputation and led to the claim of cyber defamation.
तो कंपनी ने बोला कि तुम जो मेरे लिए उल्टे सीधे लिखा है उससे मेरा रेपुटेशन खराब हो रहा है और हम तुमको पेनलाइज करेंगे, ठीक है। The Delhi High Court decision in the SMC Pneumatics versus Jogesh Quatra case highlighted that online defamation is as serious as traditional defamation, and victims of cyber defamation can seek legal recourse in India to protect their reputation. यदि किसी और भी कंपनी को ऐसा लगता है कि साइबर डिफेमेशन उनको किया गया है तो दे कैन गो टू कोर्ट एंड लॉज एन केस अगेंस्ट दैट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट प्रोसेस स्क्रैम्बल्स कंटेंट सो दैट ओनली ऑथोराइज्ड पार्टीज कैन एक्सेस, तो ये तो इंक्रिप्शन होता है, ये तो वेरी सिंपल है। व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन साइबर क्राइम्स एंड व्हाइट कॉलर क्राइम्स। देखिए साइबर क्राइम व्हाइट कॉलर क्राइम्स में क्या अंतर है। इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग इन्वेस्टिगेट्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम्स इंक्लूडिंग साइबर क्राइम्स। व्हाइट कॉलर क्राइम्स क्या है, व्हाइट कॉलर क्राइम जो है ना, तो ये क्या है कि इज अ टर्म फॉर नॉन वायलेंट फाइनेंशियल क्राइम कमिटेड बाय बिजनेस और गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स, ठीक है। वायलेशन ऑफ ट्रस्ट हो गया, डिसीट हो गया, तो ये सब जो है इसमें आता है, ठीक है, ठीक है। इसका यदि हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे सिक्योरिटीज फ्रॉड, कॉर्पोरेट फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये सब जो है इसमें ये आता है। तो the EOW investigates various white collar crimes including those committed through cyber means. लीनियर कोड एंड 2D मैट्रिक्स कोड, तो ये लीनियर कोड का मैं एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है ना, मतलब कहीं से इसको कॉपी करके लिख दिया था यहाँ पे। तो ये क्या है, तो appearance consist of series of parallel lines of varying width and spaces, है ना, varying width and spaces, can hold a limited amount of data, usually a series of numbers or letters around 20-25 characters, often used for labeling product in detail like UPC codes on items, inventory management and pricing. Generally आपको सभी मतलब जो सामान है उसके ऊपर ये मिल जाएगा, और इसको रीड करने के लिए जो है लेजर स्कैनर चाहिए। तो 1D बार कोड, दिस इज 1D बार कोड। 2D बार कोड में क्या है, तो ऐसा कुछ रहता है, QR जैसा कुछ दिखेगा। तो कंसिस्ट ऑफ अ ग्रिड ऑफ ए स्क्वायर और डॉट अरेंज इन ए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पैटर्न, स्टोरिंग डेटा इन बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये याद रखना है, स्टोरिंग डेटा इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। डेटा स्टोरेज क्या है, तो कैन होल्ड मच मोर डेटा देन लीनियर कोड्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, URLs एंड इवन इमेजेस। कॉमन यूजेज क्या है, तो वाइडली यूज्ड फॉर मोबाइल पेमेंट, डिजिटल टिकट्स, मार्केटिंग एंड डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग। रीडिंग मेथड क्या है, तो इसके लिए आपको ऐप चाहिए, स्मार्टफोन ऐप चाहिए। एग्जाम्पल हो गया QR कोड एंड डेटा मैट्रिक्स। Which entity poses the highest risk of committing fraud within an organization? तो within an organization यदि फ्रॉड करने के जहां पे सबसे ज्यादा चांसेज है कोई कर सकता है, तो ओनली डिस्ग्रंटलेड एम्प्लॉय, ठीक है, क्योंकि उसको इनसाइड नॉलेज, एक्सेस सब कुछ पता है, तो दे आर वेरी रिस्की, ठीक है ना, हाई रिस्क फॉर इंटरनल क्राइम्स। What is the most effective approach to prevent unauthorized access to a CBS database? तो implementing comprehensive log management and logging all activities. तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप लॉग मैनेजमेंट करिए, तभी तो पता चलेगा ना कि who has accessed the system और उसने क्या क्या एक्टिविटी वहाँ पे किया, तो एवरीथिंग कैन बी लॉग्ड इन, ठीक है। तो यदि लॉगिंग रहेगा तो हम लोग देख पाएंगे कि कौन जो है वो एक्सेस किया था और क्या क्या रिसोर्सेज को उसने एक्सेस किया है सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच सेक्शन ऑफ IT अमेंडमेंट एक्ट 2008 एड्रेस साइबर स्टॉकिंग। देखिए सेक्शन 66A जो है, ठीक है, तो सेक्शन 66A जो है हमारा क्या है, ये रिलेटेड है साइबर स्टॉकिंग से रिलेटेड। दिस सेक्शन डील्स विद द पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू कम्युनिकेशन सर्विसेज ETC एंड इंक्लूड प्रोविजन रिलेटेड टू साइबर स्टॉकिंग। इट पेनलाइजेज द सेंडिंग ऑफ एनी इंफॉर्मेशन दैट इज ग्रॉसली ऑफेंसिव और हैज अ मीनेशिंग कैरेक्टर और कॉज एनवायंस एंड इनकन्वीनियंस, डेंजर और हार्म। लेकिन पता है ये जो है ना सेक्शन 66A जो है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड 24 मार्च 2015। ये हुआ था आपको श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था, इसको माना गया था कि इट इज़ वायोलेटिंग आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो आर्टिकल 19(1)A है,
ठीक है ना। आर्टिकल 19(1)(a) में जो हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला है, तो पाया गया कि ये इसको वायोलेट करता है, तो 66(a) को जो है वो एक तरीके से इसके अंडर आप किसी को सजा नहीं दे सकते। साइबर स्टॉकिंग यहाँ पे जो है वो डिफाइन था। ठीक है, तो आज का जो हमारा है ये यहीं पे कंप्लीट होता है चैप्टर। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ साइबर क्राइम को पास करने के लिए ना हमारा जो ऐप है उसके ऊपर एनफ मटेरियल अब है, एनफ मटेरियल, ठीक है ना। उसमें यदि आप देखेंगे तो सिर्फ हमें लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कम से कम 10 से 15 वीडियोस हैं, फिर चैप्टर वाइज वीडियोस है, फिर उसके बाद डिफरेंट MCQs हैं, वीडियो मॉक टेस्ट भी मुझे लगता है कम से कम 30 के आसपास वीडियो मॉक टेस्ट भी है। तो ऑल दिस मटेरियल आर सफिशिएंट टू पास द एग्जामिनेशन इन वन गो। ठीक है, one more request from all of you, if you are new to my channel, so please subscribe this channel, okay, and for any suggestion or request you can drop a message over here on this number, okay, you can also call on this number, okay, so please, thank you.